नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन तंत्र को जारी रखेंगे और आज हम इस वीडियो में इस अध्याय का दूसरे भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सिरा यानी कि वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे और अंत में जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं सिरा यानी कि वेन्स के बारे में। दोस्तों, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, सिराएं कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। दोस्तों, जब हमने धमनियां के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है। तो इस तरह से हम सिरा के बारे में जान चुके हैं। आइए हम एक मुख्य विषय रक्तदान के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे हृदय के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। दोस्तों, अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई पंप हो सकता है जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता हो? तो इसका जवाब होगा, ऐसा बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। तो आइए हम हृदय के बारे में चित्र माध्यम से विस्तार पूर्वक समझेंगे। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाएं तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए आप चित्र को देखें और हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। आइए दोस्तों, अब हम हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट के बारे में समझेंगे। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट कहलाता है। आप यह याद रखें कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है।
यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों यानी कि धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। आप चित्र में स्टेथोस्कोप को देखें और समझने की कोशिश करें। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा रहता है जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी कि श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब चिकित्सक क्या करते हैं कि स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए दोस्तों, अब हम अगले विषय को समझेंगे जिसका नाम है जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए हम इन्हीं सबको मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। हमारे मन में यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहां से हैं। आइए इन्हीं सब प्रश्नों का हम उत्तर जानेंगे। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः यह पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए उन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। आप चित्र में मानव का उत्सर्जन तंत्र को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आइए हम इन्हीं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझेंगे और उनके अंगों के बारे में भी हम जानेंगे। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो आखिर यह प्रक्रम किस प्रकार होता है, आइए हम जानते हैं। इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क यानी कि गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, यानी कि हटा लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, जिनका चित्र आपको वीडियो में दिखाया गया है। आइए दोस्तों, अब हम एक महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5%
अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक महत्वपूर्ण विषय अपोहन, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को अपोहन यानी कि डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के बारे में विस्तार पूर्वक आपको चित्र माध्यम द्वारा समझाया गया है। आप चित्र को देखें और समझने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से आज की वीडियो का सारे विषयों का हमने अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने शिरा यानी कि वेन्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट किसे कहते हैं, इनके बारे में भी जाना। और अंत में जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है और मानव उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा किया। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आए होंगे। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए JCERT की 7वीं कक्षा की विज्ञान पुस्तक से अध्याय सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन तंत्र से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।